हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, सिमेट्री मेथड डिस्कस किया था। साथ में हम लोगों ने किरचॉफ मेथड भी डिस्कस किया था। किरचॉफ मेथड लगा करके इमेजिनरी बैटरी लगा करके किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है। साथ में हम लोगों ने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए जो सीरीज बनती है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। और इनफाइनाइट ग्रिड होती है तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट के बीच में वहां पर हम कैसे निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। साथ में हम मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी पढ़ेंगे और उन पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, इसे देखते हैं। सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, तो यहां पर एक सर्किट बनाया गया है। यहां पर एक लोड रजिस्टर है, ये हमारे पास लोड दिया गया है, लोड है। इस लोड के अक्रॉस यहां पर n नंबर ऑफ सेल लगाए गए हैं जो सीरीज कनेक्टेड हैं। n नंबर ऑफ सेल लगाए गए, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया गया है, हर एक का ईएमएफ दे रखा है स्मॉल e है। यहां पर हमें कैलकुलेट करना है कि लोड में जो करंट फ्लो करेगी दैट इज I, इसमें I की वैल्यू कितनी होगी। इन सब का इफेक्ट देखना है, रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, उसे हम कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, अगर हम नेट ईएमएफ निकालते हैं इसका, नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ क्या लिखा जाएगा, E इक्विवेलेंट या E इफेक्टिव लिख लेते हैं इसे। इफेक्टिव क्या बन जाएगा यहां से, तो अगर यहां से पोलैरिटी देखते हैं, ये जैसी पोलैरिटी में वैसे ही है वैसे ही है। इसका मतलब हर एक सेल क्या करेगा, सपोर्ट करेगा दूसरे सेल का, और दूसरे सेल का सपोर्ट करेगा तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो E को ऐड करना है, E प्लस E डॉट 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 n टाइम्स, n टर्म्स हैं इसके। तो अगर n टर्म्स तक हम ऐड करते हैं किसी भी नंबर को तो उसको n से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। ये हो गया इसका इफेक्टिव ईएमएफ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, R इफेक्टिव। आर इफेक्टिव क्या लिख सकते हैं, जितने भी सेल है सीरीज कनेक्टेड है, और सीरीज कनेक्शन के लिए जो फार्मूला लगाया जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो क्या होगा, R प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी n टर्म्स हैं। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो यहां पर इसको भी क्या लिख सकते हैं, nr लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका इफेक्टिव ईएमएफ, ये हो गया इनका इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। आगे देखो, यहां पर इसे रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, एक सेल लगा है कुछ ऐसा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां दे रखा है दैट इज R इफेक्टिव, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, n इंटू स्मॉल r, और यहां पर लिखा है ये E इफेक्टिव, इसकी वैल्यू निकल के क्या आई है, तो इसकी वैल्यू आई है n इंटू E, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है किसी लोड के साथ। ये है एक्सटर्नल सर्किट, इस लोड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, इसका लोड रेजिस्टेंस दिया गया है R है। तो इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी, कितनी आएगी। तो I की वैल्यू अगर ओम्स लॉ से देखें तो ओम्स लॉ के इक्विवेलेंट इसे सर्किट में अभी चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। क्या, ये वाला R और ये जो NR लिखा गया ये सीरीज कनेक्टेड है, तो यहां से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर लिखेंगे तो यहां बन जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, ये दिया है और इसमें R और ऐड कर देंगे, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम इस सर्किट को और मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो यहां पर ऐसा कुछ है, ये लोड लगा हुआ है और इससे हम कह देंगे ये अब R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं NR प्लस R, और यहां पर E लिखा गया है जो इफेक्टिव, वो कितना लिखा जाएगा, n इंटू E लिखा जाएगा। देखो ओम्स लॉ के इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब इसमें ओम्स लॉ तो लगा सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R, तो लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर पढ़ें इसे तो क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V कितना है, E इफेक्टिव डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट, यही तो होता है ओम्स लॉ। E इफेक्टिव कितना लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा n इंटू E डिवाइडेड बाई में R इक्विवेलेंट कितना आएगा, NR
प्लस में ये R बन जाएगा। ये इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर n नंबर ऑफ सेल सीरीज कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जब वो सपोर्ट करेंगे तब ऐसा होगा। सपोर्ट करेंगे तो सबकी वजह से करंट सेम डायरेक्शन में बनेगी, सेम डायरेक्शन में करंट बनेगी, तो यहां पर सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रही होगी। एक करंट फ्लो करेगी तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है कैलकुलेट करने का कि ऐसा नहीं कि हाँ एक ही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें चाहें तो केवीएल लगा सकते हैं, बहुत ईजी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर केवीएल लगाना हो तो यहां पर लिख देते हैं सेकेंड मैथड इसे फाइंड करने का। सेकेंड मैथड इज केवीएल। केवीएल अप्लाई करते हैं, केवीएल लगाना सीखा है, केवीएल अप्लाई करते हैं। इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे यहां पर अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही तो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, तो इसे प्लस आई आर लिख देंगे, तो प्लस आई इंटू आर लिख देंगे। वापस से यहां पर इन सब में करंट इधर से इधर की तरफ जा रही, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव बनेगा। ठीक है, और ये कितनी बार बनेगा, देखो यहां पर n नंबर ऑफ रजिस्टर लगे हैं ना, तो सब में ड्रॉप देखो प्लस आई आर प्लस आई आर प्लस आई आर लिखा जाएगा हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो इसे लिखेंगे प्लस का i इंटू स्मॉल आर बन जाएगा वापस। ठीक है, ये बन गया। और ये है कितने, तो n नंबर ऑफ हैं, n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस लगे हैं, तो n से मल्टीप्लाई करा देंगे। वापस से यहां पर सेल का पहला साइन लिखेंगे तो माइनस ई मिलेगा, तो माइनस ई मिलेगा, लेकिन कितने नंबर ऑफ सेल लगे, तो n नंबर ऑफ सेल लगे हैं, और वापस वहीं पहुंच जाएंगे तो 0 हो गया। तो केवीएल लगाएंगे तो देखो ये क्या बनेगा, यहां से i इंटू में r प्लस ये i r इंटू में n बनेगा इज इक्वल टू एन ई लिख सकते हैं इसे राइट साइड में भेजकर। यहां पर अगर i कॉमन ले लिया जाए तो देखो सेम रिजल्ट आएगा, एन ई डिवाइडेड बाई में यहां पर बन जाएगा कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r बन जाएगा। देखो सेम वैल्यू निकल के आई जो पहले निकल के आई थी। तो केवीएल और केसीएल सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर हमें वो लगाना आता है तो कोई भी सर्किट हो, कोई भी फार्मूला निकालना हो, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो हो गया कि इंडिविजुअल कैलकुलेशन करें, ईएमएफ निकाल लें, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल निकाल लेते हैं, उसके बाद में सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, फिर ओम्स लॉ लगाएं और वहां से वैल्यू निकाल लेते हैं करंट की। एक दूसरा तरीका होता है कि सीधे हम केवीएल लगा लेते हैं। केवीएल लगाया कैसे, देखो आई आर तो लोड हो गया, अगर देखा जाए ये आई और आर इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप है, तो एक में ड्रॉप आई आर का होगा, तो एन नंबर ऑफ रजिस्टर लगे हैं इंटरनल रजिस्टर, तो उसमें ड्रॉप हो जाएगा एन इंटू आई आर, और यहां पर ई होगा एक का ड्रॉप, मतलब एक के लिए माइनस ही लिखेंगे, तो एन नंबर ऑफ सेल के लिए एन इंटू ई लिखा जाएगा, और डायरेक्ट यहां पर 0 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे, देखो आई की वैल्यू सेम निकल के आएगी दोनों जगह से। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं कि इफ polarity of M cell is reversed then the equivalent EMF is N minus 2M into E while the total resistance is still NR plus R। ठीक है, इसे समझते हैं क्या है। सपोज यहां पर ये सेल लगे हैं, ये E लगा है, या हाँ E लिख देते हैं इसे, और ये R लगा है। एक दूसरा सेल लगा है ऐसा, ये E लगा है और ये R लगा है। ठीक है, और कुछ इस तरह से है, ये E है और ये R है। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर कुछ सेल लगे हैं, ऐसा सेल लगा था, ये ऐसा सेल लगा था, तो इसका नेट ईएमएफ क्या आएगा, E इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या निकल के आएगा, सबको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे 3E लिख सकते हैं। सही है, और अगर n नंबर ऑफ लगे हो तो क्या होगा, अगर n नंबर ऑफ लगे हो तो अभी हम लोगों ने देखा n इंटू में E लिखा जाएगा। सही है, सही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी में से कुछ को उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर यहां पर n नंबर ऑफ सेल लगे थे, इसमें से ये तो ठीक है और ये भी ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है, और इसकी पोलैरिटी डिफरेंट कर दी इस बार, इसकी भी पोलैरिटी डिफरेंट कर दी इस बार, वापस से ऐसा हो गया। इसमें यहां से यहां जो ठीक ठीक लगे हैं वो कितने लगे हैं, तो पहले टोटल सेल कितने थे, यहां देखो टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने दिए गए थे, तो वो थे n। इसमें से m नंबर ऑफ सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई, ये m सेल्स हैं, m सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो बचे सेल कितने हो जाएंगे, टोटल सेल थे m की पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई तो एक साइड में जो करंट बनाने वाले होंगे अब वो कितने बच जाएंगे, तो n थे पहले, m उसमें से माइनस करवा देते हैं, हर एक का कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। और जो इधर वाले आएंगे ये क्या करेंगे, इसका अपोज करेंगे, इनका अपोज करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं माइनस m इंटू में e लिख सकते हैं। सही होगा, देखो
पहले टोटल नंबर ऑफ सेल कितने थे, n थे, तो उनका ईएमएफ कितना होता, n इंटू ई होता, अगर वो सही सही जुड़े होते, जैसे एक ही पोलैरिटी में जुड़े होते, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे होते, तब ऐसा होता। लेकिन क्या किया गया, कुछ m नंबर ऑफ सेल उसमें से जितने थे उसी में से रिवर्स कर दिए गए पोलैरिटी। तो पहले थे m, n नंबर ऑफ सेल थे, अब कितने हो जाएंगे, n माइनस m हो जाएंगे सेल। तो n माइनस m सेल ऐसे हो गए जो एक साथ अपनी पोलैरिटी को मेंटेन करके करंट फ्लो कराएंगे। लेकिन ये लोग इसका अपोज करेंगे, ये लोग अपोज करेंगे, तो इनका ईएमएफ क्या लिखा जाएगा, माइनस m इंटू ई लिखा जाएगा। तो नेट ईएमएफ कितना बनेगा, यहां से देखो E इफेक्टिव इज इक्वल टू लिखा जाएगा कि n माइनस m सेल ऐसे हैं जो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, और यहां पर जो m नंबर ऑफ सेल हैं वो रिवर्स पोलैरिटी के हैं, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो Ne माइनस Me बन जाएगा, माइनस m इंटू ई बन जाएगा, ये Ne है, माइनस 2Me बन जाएगा, कॉमन ले लेते हैं E, तो n माइनस 2m इंटू में क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, E इफेक्टिव की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन ये फार्मूला तभी काम करेगा जब टोटल नंबर ऑफ सेल में से ही कोई रिवर्स किया जाए, ऐसा नहीं एक्स्ट्रा ऐड करवा दिए गए, एक्स्ट्रा ऐड करवाएंगे तो फार्मूला वैलिड नहीं रहेगा, फिर अपने आप लॉजिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो याद रखेंगे कि अगर m नंबर ऑफ सेल दिए गए हो, n नंबर ऑफ सेल दिए गए, उसमें से कुछ की पोलैरिटी डिफरेंट कर दी जाती है, तो उस केस में इफेक्टिव जो निकल के आता है ईएमएफ उस कॉम्बिनेशन का, वो होता है n माइनस 2m इंटू में E लिखा जाता है। वही बात यहां पर लिखी गई थी, लेकिन रेजिस्टेंस में तो ऐसा होता नहीं है, तो रेजिस्टेंस अभी भी R रहेगा। तो R इफेक्टिव जो लिखा जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव लिखा जाएगा वो उतना ही रहेगा जो पहले था। या R इक्विवेलेंट लिख लो, जैसा चाहो वैसा। क्या लिखा जाएगा, NR प्लस कैपिटल R, अभी यही लिखा था, ये सेम निकल के आएगा। तो यहां पर करंट कितनी फ्लो करेगी, करंट इज इक्वल टू लिखते हैं हम E इफेक्टिव डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, तो डिवाइडेड बाय में लिखते हैं R इफेक्टिव। यहां पर E इफेक्टिव कितना आएगा, n माइनस 2m इंटू में बन जाएगा E, डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी NR प्लस कैपिटल R। ये हमारे पास क्या निकल के आएगी, करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रही होगी। आई थिंक ये सीरीज ग्रुपिंग जो थी वो समझ में आई होगी। n नंबर ऑफ सेल लगे थे, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो लिखा जाता है समेशन ऑफ E होता है, ठीक है। सेकंड केस होता है कि अगर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा जाए तो समेशन ऑफ R होता है। सेकेंड केस में क्या किया गया, यहां पर हम लोगों ने सर्किट को ओम्स लॉ के इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट किया, V इक्वल टू IR लगाया, वहां से करंट की वैल्यू फाइंड कर ली कि करंट कितनी फ्लो करेगी। बट अगर हम KVL लगाते तो KVL लगाएंगे, देखो 2 लाइन में क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता है, तो KVL लगाना हमें आना चाहिए। KVL लगा करके बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत इजी कराया जा सकता है, लेकिन कहा था अप्रोच क्या होना चाहिए, KCL होना चाहिए, क्योंकि KVL क्या करता है, कई सारे नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर्म करवा देता, सॉल्व करने में टाइम टेकिंग हो सकती है उनकी सोल्यूशन। लेकिन अगर हम KCL लगाते हैं तो वहां पर नोड का वोल्टेज ही रहता है जो हमारा कंसिडरेशन होता है। नोड के वोल्टेज अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उनकी वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ 6 वोल्ट। n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल दिए गए हैं, हर एक का वोल्टेज 6 वोल्ट है, कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 5 ओम। 5 ओम एक्सटर्नल रजिस्टर है। तो क्या करते हैं, जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। अगर आप लोग इसे खुद ही ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, आंसर भी यहां लिखा गया है। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है E की वैल्यू दे रखी है, हर एक का वोल्टेज E दिया गया EMF, तो यहां पर लिख देते हैं ये कितना है 6 वोल्ट, तो ये E की वैल्यू हो गई। n नंबर ऑफ सेल दिए गए तो n तो ठीक है, यहां पर जो लोड दिया गया दैट इज R, ये 5 ओम दे रखा है। यहां पर देखो ये जो लोड लगाते हैं ना हम लोग, यहां पर ये जो लोड लगा है, ये लोड 5 ओम दे रखा है। इस बार कैरी या करंट ऑफ, जो करंट कैरी कर रहा है वो कितनी करंट है, 10 एम्पियर की करंट यहां से ले रहा है। इफ 2 सेल्स आर कनेक्टेड रॉन्गली इन सीरीज, यहां से देखो ये तो कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि 2 सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई, 2 सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं। तो यहां पर जो फार्मूला निकल के आएगा I का, I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, NE डिवाइडेड बाय में NR प्लस कैपिटल R लिखा जाता है। अभी देखो यहां डेराइव किया है, ये देखो लिखा है NE डिवाइडेड बाय में R प्लस NR लिखा जाता है। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं। I की वैल्यू क्या है, तो I की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर इज इक्वल टू N इंटू E की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 वोल्ट्स, और डिवाइडेड बाय में N इंटू R इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता तो लिखा रहने दो, लोड की वैल्यू 5 दे रखी है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इसको हाँ इसी से ऐसा लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। सेकेंड केस में इन्होंने कहा है कि दो ऐसे सेल हैं जिनकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई, तो पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दी गई तो उस केस में केस नंबर सेकंड है ये सेकंड केस को समझते हैं। उन्होंने कहा है दो सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई, तो यहां पर हम जानते हैं जो E इफेक्टिव बन जाता है m नंबर ऑफ सेल की पोलैरिटी रिवर्स करके वो कितना बनता है, तो n-2m इंटू E बनता है। अभी देखो हम लोगों ने फार्मूला इधर डेराइव किया है, ये देखो फार्मूला डेराइव किया n-2m इंटू E, लेकिन कभी लगेगा जब टोटल नंबर ऑफ सेल में से उन्हीं में से कुछ की पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाएगी, तब ये फार्मूला वैलिड रहेगा। यहां क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम वैसा ही कहा, ठीक। अब क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, तो यहां पर जो करंट फ्लो कर रही दैट इज I1, सपोज कर लेते हैं I1 है। I1 इज इक्वल टू क्या होगा E, तो ये बन जाएगा n-2, 2 की पोलैरिटी रिवर्स की गई तो 2 लिख देते हैं, इनटू में E लिख देते हैं, E की वैल्यू 6 वोल्ट से डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हो जाएगा, तो जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, तो यहां लिख सकते हैं NR प्लस 5, ये 5 ही रहेगा, ऐसा हो गया। और इस करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये वैल्यू दे रखी है 6.45, ये करंट है 6.45। ये सॉल्व कर देंगे इसे, ये इक्वेशन मिल गई, तो यहां से देखेंगे तो ये निकल के आएगा n-4 इंटू में बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाई में NR प्लस 5 इज इक्वल टू 6.45, ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब यहां से देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो क्या मिलेगा, डिवाइड करवा दो, तो डिवाइड करवाएंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 6.45 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 10 इज इक्वल टू, यहां पर बन जाएगा n-4 इंटू में बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय में इधर क्या बन जाएगा, तो n इंटू 6 बन जाएगा, ऐसा होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहां 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं 0.645 इज इक्वल टू, इधर क्या लिख सकते हैं, तो यहां बन जाएगा n-4 डिवाइडेड बाई में n बनेगा। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहां पर मिल जाएगा n इंटू में 0.645 इज इक्वल टू n-4 बन जाएगा। यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, n इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा गया 0.645, इसको 1 से माइनस करवाते हैं 1.00, एक और जीरो यहां पर लगा देते हैं, ये 0.645 हो गया, तो देखो ये 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा और यहां पर आएगा 3 0 पॉइंट, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.355 इस तरह से बनेगी। और यहां से n की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो यहां से n इज इक्वल टू 11, तो अगर इंटीजर टाइप में देखें तो इतनी वैल्यू बन जाएगी, n इज इक्वल टू 11 बन जाएगा। तो पहले आंसर हमारा देखो दिया गया है, ये 10 दिया गया, 10 तब दिया गया जब यहां पर करंट की वैल्यू 6 एम्पियर है, ठीक है। और अगर करंट की वैल्यू 6.45 एम्पियर होगी तो यहां से n की वैल्यू 11 निकल के आएगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तो मिल गया। अब यहां से हमारे पास वैल्यू निकालनी है r की वैल्यू क्या आएगी, तो r की वैल्यू के लिए कोई एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू रख देते हैं इनकी और सॉल्व कर देते हैं उसे। तो यहां पर नए पेज पर चलते हैं, इधर सर्किट बना हुआ है, इसमें चलते हैं वापस से। यहां पर इक्वेशन जो लिखी गई है, पहली इक्वेशन 10 इज इक्वल टू 6n, 10 इज इक्वल टू 6 इंटू n डिवाइडेड बाय में क्या लिखा, nr प्लस 5 लिखा है, यहां पर लिखा है n इंटू r प्लस 5 है, मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहां बन जाएगा 110r प्लस ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 66, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी 110r इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 16 बन जाएगी, तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा 16 बाई 110 बन जाएगा, यहां से इतने ओम ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। यहां पर जो ये डाटा दिया गया है ये आंसर लिखा गया है जब वैल्यू लिखी जाती है 6 एम्पियर इन सेकंड केस में, तो 6 एम्पियर अगर सेकंड केस में लिखेंगे तो डाटा देखो वैसे बदल जाएगा। यहां पर हमारे पास वैल्यू लिखी गई थी 10, देखो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो 10 इज इक्वल टू बन जाएगा 6n डिवाइडेड बाय में, यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर nr प्लस 5 है, nr प्लस 5 है। सेकंड केस में 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो यहां पर जो वैल्यू लिखी गई थी वो क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी n-4 इंटू 6
तो ये n माइनस 4 इंटू में 6 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में बन जाएगा nr प्लस 5। दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो ये बन जाएगा 5/3, आधा होगा, आधा आधा कर देते हैं। इधर बन जाएगा n डिवाइडेड बाय में n माइनस 4 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी देखो 5n माइनस 20 बनेगा इज इक्वल टू, यहां पर क्या था, तो यहां पर था हमारे पास n, मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 3n में बन जाएगा 2n इज इक्वल टू देखो 20 बनेगा, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आ जाएगी 20 था तो 10 निकल के आएगा n की वैल्यू। तो जब करंट की वैल्यू 6 एम्पियर होगी तब आंसर आएगा n इज इक्वल टू 10 आएगा। और अगर यहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा, 10 इज इक्वल टू 6 इंटू में 10 बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय में यहां से लिखेंगे तो 10r प्लस 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं 100r बनेगा, प्लस ये 50 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, ये 50 बनेगा तो ये 60 बना, यहां पर बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय में 100, ये बन जाएगा r की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/10 ओम निकल के आएगी। देखो एक साथ दो क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि जब ये करंट की वैल्यू 6.45 होती है तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और n की वैल्यू क्या आएगी, तो एक बार 11 आएगा। दूसरे केस में क्या निकल के आएगी वैल्यू, तो दूसरे केस में निकल के आएगी r की वैल्यू यहां पर जो लिखी गई r इज इक्वल टू 16/110 बनेगा। और अगर यहां पर सेकंड वाला क्वेश्चन जो रिपीट किया जाएगा तो उसके लिए ये आंसर्स निकल के आएंगे, तो जो वहां आंसर दिए गए वो पहले के अकॉर्डिंग है। ठीक, इस क्वेश्चन के बाद अगली ग्रुपिंग पर बढ़ते हैं, दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल को दो अलग अलग केस में डिस्कस करते हैं। पहला केस ये है कि जो यहां पर E दिए गए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए हैं, वो वैल्यू अलग हो और ईएमएफ भी इनके अलग अलग हो और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया हो, मान लेते हैं n नंबर ऑफ सेल लगी हैं। तो यहां से क्या करते हैं हम, इसको इस बार केवीएल से सॉल्व करेंगे। कैसे, यहां पर करंट है I1, इसमें करंट जा रही है I2, इसमें करंट है I3 और इसमें करंट है I4। इसी तरह से n नंबर ऑफ करंट आएंगे और वापस से ये I करंट बना लेंगी। हम यहां चलना शुरू करते हैं, ये प्लस और माइनस साइन लगाएंगे अपने अकॉर्डिंग। करंट जिधर एंटर करती है रजिस्टर में वो पॉजिटिव साइन बनता है। इसी तरह से इसमें करंट एंटर करेगी तो पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा। सेल का पॉजिटिव निगेटिव तो फिक्स होता है पहले से। तो हम यहां से देखो चलना शुरू करेंगे, इस रास्ते से चलेंगे, पहले से घूम करके वापस यहीं आएंगे, फिर चलेंगे दोबारा इधर से इधर चले आएंगे, फिर इधर से चलेंगे तीसरे वाले सेल से वापस, चौथे वाले सेल से वापस आएंगे और सारी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लस I इंटू कैपिटल R लिख देंगे। वापस पहले वाले में चलेंगे तो प्लस का देखो क्या लिखा जाएगा यहां पर IR, तो क्या लिखेंगे I1 इंटू में R1 लिख देंगे और माइनस E लिखेंगे इज इक्वल टू 0 बनेगा, E की जगह E1 लिख देंगे। हमें वैल्यू निकालनी है ये वाली, I1 R1 की वैल्यू चाहिए, तो ये निकल के आएगा देखो E1 माइनस IR बन जाएगा, होगा ऐसा। और यहां से हमें I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो I1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा यहां पर E1 बाई R1 माइनस I इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल R1, ऐसा लिख सकते हैं। ये पहले केस में करंट की वैल्यू हो गई। अगर इसी तरह दूसरा केस लिखा जाए तो दूसरे केस में I2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, केवीएल लगाएंगे, वहां से देखो क्या बनेगा, E2 डिवाइडेड बाई में बनेगा R2 माइनस I, यहां पर बनेगा R डिवाइडेड बाई में R2 बन जाएगा। ऊपर वाले को देख के लिख सकते हैं, I2 बन गया। इसी तरह से I3 की वैल्यू भी लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल टू क्या बनेगा, E3 बाई R3, E3 बाई R3 बनेगा, प्लस माइनस है और ये बन जाएगा I इंटू में R डिवाइडेड बाई में बन जाएगा R3, ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखो ये I1 ये I2 ये I3 कहां से आ रहे हैं, टोटल I कितना होगा, तो I के बराबर ही तो होंगे, इनका समेशन ले लेते हैं। समेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां पर नए पेज पर चलते हैं, समेशन I, तो यहां लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 से लगा करके IN, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 से लगा करके यहां IN, ये किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। और ये I के बराबर होंगे तो वो तो बाद में लिख देंगे हम इसे, लेकिन अभी के लिए इन सबको जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3, ऐसा बनता चला जाएगा। तो यहां लिखेंगे E1 बाई R1 माइनस R डिवाइडेड बाई में R1 बनेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर I भी है तो क्या करते हैं, यहां I भी लिख लेते हैं। तो ये I इंटू में बन जाएगा R बाई R1, ये पहला बना। दूसरा केस बनेगा यहां देखो E2 डिवाइडेड बाई में R2 बन जाएगा, माइनस में I बनेगा ये R बाई R1 बन जाएगा, तो ये R2 बन जाएगा इस बार, प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। आप सबको जोड़ लो,
जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहां पर देखो, समेसन ई बाई आर बन जाएगा, मतलब ई आई बाई आर आई बन जाएगा। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n बनेगा, ठीक है। साथ में माइनस आई लगा लेते हैं और यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये आर लिखा जाएगा और यहां पर लगाएंगे तो 1 बाई समेसन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, यहां पर क्या लिखेंगे, आर आई लिख देंगे। ये वाली वैल्यू हो गई। इधर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो आई के बराबर बन जाएगा। अब सॉल्व करना है हमें, तो सॉल्व करेंगे तो देखो वैल्यू क्या मिलने वाली, आई निकालते हैं सबसे पहले। तो यहां पर जो लिखा है इसको इधर ले आओ, जोड़ लो इसमें, तो आई प्लस ये बन जाएगा आई आर और इनटू में क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई में समेसन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आर आई बन जाएगा। और इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n लिखेंगे, ई आई डिवाइडेड बाई में यहां लिख देंगे आर आई बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, हमें आई की वैल्यू चाहिए, तो अगर आई की वैल्यू यहां से लिखेंगे तो क्या निकल के, अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो देखो वैल्यू क्या मिलेगी, आई आर वो तो लिखा है, तो आई को कॉमन ले लेते हैं, यहां बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा आर इंटू समेसन 1 बाई यहां पर बन जाएगा आर आई, ऐसा बनेगा। और इंटू में क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं आई समेसन आई बनेगा और यहां लिखेंगे ई आई बाई आर आई बन जाएगा, होगा ऐसा, ठीक है। तो यहां करंट की जो वैल्यू निकल के आ रही वो कितनी आएगी, समेसन ई आई डिवाइडेड बाई में यहां आर आई बन जाएगा और यहां पर बनेगा 1 प्लस आर समेसन 1 बाई आर आई बन जाएगा। ये हमारे पास आई की वैल्यू निकल के आएगी। और अगर ये आई की वैल्यू निकल के आई है, यहां पर दूसरा केस है, यहां बात करते हैं आई की वैल्यू अगर ये निकल के आई तो यहां पर हम लिख सकते हैं ई इक्विवेलेंट जो बनेगा या इफेक्टिव जो बनेगा वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा समेसन, क्या लिख सकते हैं इसे, ई आई बाई आर आई डिवाइडेड बाई में समेसन 1 बाई आर आई बन जाएगा। और इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें सही से तो क्या लिख सकते हैं, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट 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 ऐसा लगाते चले जाएंगे, डिवाइडेड बाई यहां पर क्या होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बनेगा और प्लस डॉट 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 ऐसा लिखेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी ई इफेक्टिव की, ठीक है। और अगर 1 बाई आर इफेक्टिव लिखा जाएगा तो वो क्या लिख सकते हैं, तो वो लिख देंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। ये तो तब का केस हो जाता है जब हम बात कर रहे होते हैं कि अगर n नंबर ऑफ सेल लगे हो, हर एक का ईएमएफ अलग हो और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग हो, तब के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। यहां पर जो ये फार्मूला लिखा गया है, ये पहला वाला फार्मूला, ये फार्मूला स्टार लगा के लिखेंगे, याद रखेंगे इसे, क्योंकि जब हम दो अलग अलग सेल लगा करके ईएमएफ कंपेयर कर रहे होंगे तो जब पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो उसके लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फार्मूला आया था, बताया था पोटेंशियोमीटर के लिए इंपॉर्टेंट है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर लिखी गई थी, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में V-1 लिखा गया था। ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं। ये फार्मूला हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, और दूसरा ये होता है इफेक्टिव, अगर हमें ईएमएफ निकालना होता है, अगर पैरेलल ग्रुपिंग होती है तो उस केस में ये फार्मूला हम यूज करते हैं। फार्मूला तो ये है, यूज कर सकते हैं, समेसन यहां पर लिखा जाता है ई आई बाई आर आई, होल डिवाइडेड बाई में लिखा जाता है समेसन 1 बाई आर आई, ठीक है। तो ये केस होता है पैरेलल ग्रुपिंग का। पैरेलल ग्रुपिंग के लिए क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन फॉर्म करेंगे और यहां पर रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी भी वैल्यू आएगी, जो भी आएगी उसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये फार्मूला जो निकल के है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका अलग केस डिस्कस करते हैं। दूसरा केस है कि अगर जितने भी सेल लगे हैं उन सेल का ईएमएफ ई हो जाए, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो जाए। तो अभी हम लोगों ने निकाला जो ई नेट निकल के आता, फिर से लिखते हैं, रिवीजन हो जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या लिखेंगे, EN बाई RN लिख देंगे, ऐसा बनेगा। होल डिवाइडेड बाई में क्या लिखते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 1 बाई RN लिखते हैं, ठीक है। हर एक ईएमएफ की वैल्यू हो गई है E और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R, तो लिखेंगे E बाई R प्लस E बाई R प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म होंगे, n टर्म्स आएंगे इसमें, डिवाइडेड बाई सेम यहां 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी कितने आ जाएंगे, n नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो देखो किसी नंबर को n बार ऐड करने का मतलब n से मल्टीप्लाई करा लो, तो n E बाई R यहां बन जाएगा और यहां बन जाएगा n बाई R।
देखो n से n कैंसिल, r से r कैंसिल, किसके बराबर वैल्यू आ जाएगी, e के बराबर आएगी। तो यहां पर जो इफेक्टिव निकल के आएगा e, वो किसके बराबर होगा, तो वो e के बराबर होगा। और हम जानते भी हैं अगर r सेम हो गया, e सेम हो गया और पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड होते हैं तो उस केस में पोटेंशियल का डिफरेंस हर एक सेल के अक्रॉस सेम रहेगा। वही यहां से निकल के आ रहा है। कोई भी 2 पॉइंट लिए जाए, जैसे यहां पर ये 2 पॉइंट लिए गए, एक पॉइंट ये लिया गया है, तो इसके अक्रॉस जितना ड्रॉप होगा इन सब के अक्रॉस उतना ही रहेगा। तो जितना ड्रॉप ये करवाएगा उतने ड्रॉप ये हर एक सेल अपने अक्रॉस रखेगा। तो वहां से वैल्यू निकल के आ रही है कि इफेक्टिव जो होगा वो ई के बराबर होगा। यहां से अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं। देखो क्या बन जाएगी, आर इक्विवेलेंट की अगर हम वैल्यू यहां से लिखेंगे तो सब क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड, और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसका डिवाइडेड बाय में n, तो ये तो r बाई n ऐसा हो गया, और प्लस r इसके साथ सीरीज में आएगा तो ये तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा। और e इफेक्टिव कितना निकल के आया अभी, तो देखो वो e निकल के आया, इधर लेफ्ट साइड में देखो लिखा है यहाँ पर e निकल के आया है। तो इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी इस लोड के अक्रॉस, वो निकाल लेते हैं। तो I इज इक्वल टू लिखेंगे e इफेक्टिव डिवाइडेड बाय में लिख सकते हैं r बाई n, प्लस में r लिख सकते हैं। यहां बन जाएगा देखो n e डिवाइडेड बाय में r प्लस n r। इस फार्मूले को देखो, और यहां पर जो भी फार्मूला निकाला है सीरीज ग्रुपिंग में, ये कहां गया फार्मूला, ये फार्मूला देखो दूसरा वाला, ये फार्मूला, इसमें देखो एन बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर लिखा गया है। यहां पर जो फार्मूला निकल के आया है अभी, वो देखो कैसा लिखा गया है, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले में यहां पर देखो लिखा एन ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर लिखा गया है। यहां पर अगर एन है तो वो सीरीज ग्रुपिंग में है, यहां पर एन है तो वो पैरेलल ग्रुपिंग हो रही है। अब आगे बात करते हैं यहां पर कि कुछ नंबर ऑफ सेल जो दिए गए हैं उनकी पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दी जाएगी तो उस केस में क्या होगा, ये भी फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर डेराइव करना हो तो डेराइव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रखना हो तो याद भी रख सकते हैं। ये I4 ऐसा बनेगा, ये हमारे पास लोड है, इसके अंदर करंट जा रही है I1 प्लस I2 प्लस I3, IN तक की वैल्यू I के बराबर लिख देंगे हम, ठीक। अब यहां पर देखो दोबारा से क्या करते हैं, जब भी कभी इस केस का लिखा जाता है स्टार लगा के लिखेंगे इसे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेल का कनेक्शन कराया गया हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में जो ई इफेक्टिव निकल के आता है वो देखो क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव में लगे हैं, इसको पॉजिटिव मानो तो पॉजिटिव से लिखो, इसको निगेटिव मानो तो इसको निगेटिव लिखो। मान लेते हैं इसको पॉजिटिव माना गया, तो पॉजिटिव मानेंगे तो इन्हें लिख देंगे E1 बाई R1, प्लस में लिखेंगे E2 बाई R2। अब दूसरे वाले अपोजिट पोलैरिटी रख रहे हैं तो इन्हें माइनस E3 बाई R3 लिखेंगे, माइनस E4 बाई R4 लिख देंगे। डिवाइडेड बाई में क्या होता है, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हैं वैसे रहेंगे। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और प्लस डॉट 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 लगाते चले जाएंगे। यहां पर जो भी होगा 1 बाई RN लिखा जाएगा। ये वैल्यू हो गई इफेक्टिव की। अगर यहां से R इफेक्टिव लिखा जाए तो कितना लिखा जा सकता है, तो 1 बाई R इफेक्टिव जो लिखा जाएगा होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई RN बन जाएगा। ये तो फार्मूले जो अभी हम लोगों ने देखे थे। अब यहां पर जो ये माइनस साइन लगा रहा है, माइनस साइन का मतलब है अगर ये करंट राइट साइड में फ्लो कराएंगे तो इनमें करंट लेफ्ट साइड में फ्लो हो रही होगी। यहां पर ओवरऑल हम ये चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। तो केसीएल जब लगाएंगे तो यहां पर जो पोलैरिटी निकल के आएगी इन सेल की वो माइनस के साथ लिखी जाएगी, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर बात करते हैं कि इसको भी इनके साथ कनेक्ट कर दिया जाए, एक नोट यहां पर और डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। नोट ये है कि अगर ये सेल लगा है ऐसा, इसका ये E1 ये R1 है, दूसरा सेल लगा कुछ इस तरह का, यहां पर ये R2 है, ये E2 है, इसी तरह से n नंबर ऑफ सेल लगे हैं और फाइनली यहां पर लगाया गया है EN और ये रेजिस्टेंस लगा है RN और फाइनली यहां पर एक लोड कनेक्टेड है, ये लोड कनेक्टेड है R। और किसी ने कहा यहां पर 2 पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, और वैल्यू बताओ A और B के अक्रॉस नेट कितना बनेगा EMF और या पोटेंशियल का डिफरेंस कितना बनेगा। तो जब कभी भी ऐसे सेल कनेक्टेड हो उनके साथ लोड भी कनेक्टेड हो, ओवरऑल सेल के अक्रॉस हमें अगर चाहिए होता है पोटेंशियल का डिफरेंस तो वो लिखा जाता है E, या फिर हम लिख देते हैं इसे V से, ये यहां लिख देते हैं VAB जो निकल के आएगा वो लिखा जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट डॉट डॉट
En/Rn। अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो माइनस का साइन लगा करके लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय यहां 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn लिखा जाता है प्लस 1/R लिखा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। याद कैसे रख सकते हैं? अगर बैटरी होती तो यहां पर हम R को जोड़ लेते, तो मान लेते 0 वोल्ट की बैटरी लगी, यहां पर R जोड़ा गया, तो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर पड़ेगा। तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस निकल के आता है वो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। पोटेंशियोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट फार्मूला बनेगा, ध्यान रखेंगे। यहां पर जो फार्मूले लिखे गए थे वो इफेक्टिव ईएमएफ के फार्मूले हैं, लेकिन अगर इसमें ये जो पॉइंट मार्क कर दिए जाए, एक ये पॉइंट मार्क कर दिया जाए, एक ये पॉइंट मार्क कर दिया जाए, ओवरऑल हमें पोटेंशियल का डिफरेंस अगर चाहिए होता है तो उस केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे और यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है जो पैरेलल ग्रुपिंग के ऊपर ही बेस्ड है। कह रहे हैं 3 सेल्स 3 वोल्ट 4 वोल्ट और 6 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका फिगर नहीं दिया, एक बार बना लेते हैं। इसका फिगर कुछ ऐसा है, यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी पोलैरिटी दे रखी है, ये पोलैरिटी कुछ इस तरह की है, और दूसरा दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी पोलैरिटी कुछ ऐसे बनाई गई है, और ये ऐसा दिया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस और इसकी पोलैरिटी पहले जैसी है, ये ऐसा बनाया गया है, ये ऐसा। ये है 6 वोल्ट, नहीं 3 वोल्ट है पहले, और यहां पर ये 6 वोल्ट दिया गया है, और ये 4 वोल्ट है, और ये वैल्यू दे रखी कितनी, ये 1 ओम, ये 2 ओम, और ये कितनी है 1 ओम दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। लोड यहां पर जो जोड़ा गया है वो लोड की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है, कितनी है 1.6 ओम दे रखी है। क्वेश्चन ये है कि ई इफेक्टिव बताओ, आर इफेक्टिव बताओ, करंट लोड में कितनी जाएगी उसकी वैल्यू बताओ। तो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर ये 3 लिखा था, ये 3 वोल्ट है। अगर हम यहां से ई इफेक्टिव निकालते हैं तो वो क्या निकालेंगे, E1, तो यहां बनेगा 3/1। इसको जब लिखेंगे तो इनवर्ट रिवर्स पोलैरिटी में आएगा, तो -4/2 लिख देंगे, प्लस इस वाले को लिखेंगे तो 6/1 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 बन जाएगा। अगर देखेंगे तो 3 - 2 बनेगा 1 और ये बन जाएगा 7। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहां पर 2 से कैंसिल कराएंगे, 2 बनेगा, 3 - 2 1 बनेगा, 1 ये 7 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या बनेगा तो 5 बनेगा, इनटू में बन जाएगा 2 ऊपर, और ये बन जाएगा 14/5, और ये बन जाएगा 5 2 = 10 बनेगा, 5 8 = 40 बन जाएगा। इतने वोल्ट्स बन जाएगा इसका इफेक्टिव ईएमएफ। देखो आया। दूसरा केस कह रहे हैं आर इक्विवेलेंट बताओ, तो हम जानते हैं 1/R इफेक्टिव जो लिखा जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखा जाता है, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 बनेगा। तो ऐसे समझ लो, ये लिखा 1 1 2 बनेगा, 2 में आधा जोड़ेंगे तो ये 2.5 बनेगा, 2.5 बन जाएगा, 5/2 हो गया। सेकंड केस है अगला, कह रहे हैं लोड में करंट कितनी फ्लो करेगी वैल्यू बता दो। तो लोड में करंट कितनी फ्लो करेगी, यहां से सर्किट देखो दोबारा, एक यहां पर सेल लगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, कुछ इस तरह का सेल है ये। ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है इस पोलैरिटी के बिहाफ पर आई है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये ओवरऑल वैल्यू जो निकल के आई है वो इस तरह से आई है, ये इस पोलैरिटी पर आई है, और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 5/2 ओम, और यहां पर इसका जो ईएमएफ आया है दैट इज 2.8 वोल्ट्स, लोड दिया गया है 1.6 ओम। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू लिखा जाता है V डिवाइडेड बाई में R, तो ये बन जाएगा 1.6 प्लस 2.5 बनेगा, यहां पर बनेगा 2.8 डिवाइडेड बाई में इसे लिखेंगे, ये 1 यहां पर वैल्यू बन जाएगी 4, इतनी बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 1.4 वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1.4 के अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी एम्पियर। यहां से करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से करंट निकाल सकते हैं, सर्किट के अंदर कितनी करंट होगी। तो सबसे पहले ई इफेक्टिव निकालेंगे, फार्मूला जानते हैं, लगाएंगे। अगर पोलैरिटी रिवर्स है किसी बैटरी की तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, उस केस में हम माइनस लगा करके लिखेंगे, ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर डाटा लिखे गए हैं, ये अननोन है, निकालना है। पहले हमें VA माइनस VB बताना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इफेक्टिव ईएमएफ निकालो। तो ई इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या आएगा, ई इफेक्टिव इज इक्वल टू E1, तो वो लिख देते हैं 6 डिवाइडेड बाय में, यहां पर देखो ये माइनस वाली पोलैरिटी बनेगी,
ये इसको माइनस को हम अगर ऐसा लेकर चलते हैं, माइनस लेकर चलते हैं, चलो इस बार 6 माइनस का हो गया, यहां पर 12 बन जाएगा और उसके बाद में यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं प्लस, इसे क्या लिख पाएंगे 4 डिवाइडेड बाई में यहां लिख सकते हैं 4, यहां बनेगा 1/12 प्लस 1/4 बन जाएगा, ऐसा बनेगा। इसको सॉल्व करना है हमें, कितना आएगा, लेकिन यहां पर जब हम लोड के अक्रॉस बता रहे होंगे पोटेंशियल का डिफरेंस, तो उस केस में एक और बात कॉमन होती है, वो क्या होती है, ये तो इफेक्टिव होगा, पहले से निकाल लेते हैं। देखो कितना आएगा, ये बन गया देखो -1/2 प्लस 1 बनेगा, डिवाइडेड बाई में यहां क्या बन जाएगा 12, तो यहां पर 3 और 3 लिख लेते हैं, यहां बन जाएगा 4/12। सॉल्व कर देंगे तो 1/2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई में 4 बनेगा, यहां पर ये 6 बनेगा, ये 3/2 बन जाएगा, इतना वोल्ट निकल के आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं 1/R इफेक्टिव कितना आएगा, तो वो बन जाएगा 1/12 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू बन जाएगा 4/12 इज इक्वल टू 1/3 ओम बनेगा। तो यहां से R इफेक्टिव जो निकल के आएगा वो कितना होगा 3 ओम निकल के आ जाएगा। ठीक, अब यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, आर इफेक्टिव बन गया, सर्किट ऐसा बन गया। अभी सर्किट को ही सॉल्व कर लेते हैं नए पेज पर चल करके। इधर सर्किट ये हो गया, पोलैरिटी किसकी हमने पॉजिटिव मान रखी है 4 वोल्ट वाले की, तो 4 वोल्ट की पोलैरिटी प्लस मान रखी है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में प्लस बनेगा, तो लेफ्ट साइड में प्लस बनेगा। यहां पर ये बैटरी हो गई, इसका ईएमएफ हो जाएगा, यहां लोड लगा है, लोड कितने का है 6 ओम का है, इसका जो वैल्यू निकल के आई 3 ओम आई है, और ये ईएमएफ कितना निकल के आया है 3/2, तो ये आया है 3/2 वोल्ट्स। करंट देखो इसमें, यह पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमें, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस बता देते हैं इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस। कितना होगा तो लगा सकते हैं कितना होगा, यहां से चलना शुरू करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी, या यहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच लगा लेते हैं, पॉइंट दोनों एक ही हैं, ये ए है ये बी है, तो ये वाला पॉइंट भी ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी बी हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो इसमें सबसे पहले करंट देख लो कितनी है, तो I इज इक्वल टू लिखेंगे V, तो ये V लिखा गया है 3/2, इंटू में R क्या लिखा जाएगा, ये 9 लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3, 3 जा 9, 3 2 जा 6, इतने एम्पियर करंट बनेगी इसके अंदर। तो करंट की वैल्यू अगर इतने निकल के आएगी तो यहां पर लिखो ड्रॉप, क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे VA, और यहां पर लिखेंगे -3/2, और इसे लिख देंगे प्लस का IR मतलब 3 इंटू में 1/6 बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे VB लिख देंगे, KVL लगा दिया, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 3/2 माइनस बनेगा, 3 2 जा 6 बन जाएगा, ऐसा बनेगा, तो 1.5 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट निकल के आएगा। चलो एक आंसर मिल गया है हमें, ठीक है। पहले केस का आंसर था 1 वोल्ट, आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं, I1 की वैल्यू कितनी है 7/12। I1 देखो इस ब्रांच में फ्लो कर रही है ना करंट, और कितनी वैल्यू निकल के आनी चाहिए 7/12 आनी चाहिए। देखो क्या आ रही है यहां पर वैल्यू, यहां पर हमारे पास करंट की वैल्यू चाहिए, तो करंट अपर वाले में कितनी फ्लो कर रही है, तो ओवरऑल करंट कितनी है वो तो पहले देख लिया, पोटेंशियल का डिफरेंस तो पैरेलल में सेम रहता है ना, तो पैरेलल में अगर सेम रहेगा तो यहां पर ये है बैटरी लगी माइनस प्लस, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा है, इधर वाला पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट ए ही होगा। वापस से ये 6 दिया गया है, 12 दिया गया है, तो ये 6 है, 6 वोल्ट है, और ये 12 ओम है। यहां से देखो VA लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे माइनस 12 इंटू इसमें करंट पता नहीं कितनी है, मान लेते हैं वो I1 है, उन्होंने मान भी रखी है I1 है, और वापस से यहां पर पहुंच जाएंगे तो VB लिख देंगे। अगर इसे सॉल्व किया जाए, यहां से देखो ये VA है और ये VB है, यहां पर अगर हम VA माइनस VB लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 12I1 मिल जाएगा और -6 मिलेगा। VA माइनस VB किसके बराबर है, तो ये 1 के बराबर है, तो यहां से देखो I1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 617 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 12 एम्पियर। एक ये केस बन गया। सेकंड एक और पूछा है, इस वाले में करंट कितनी होगी, तो यहां पर 4 राइट साइड में है प्लस, वापस से नए पेज पर चलते हैं, इधर क्वेश्चन है यहां पर ही +4, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, यहां पर A है, ये 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना इसका, तो 4 का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम ही है, तो ये 4 ओम ही है, यहां पर पॉइंट B है। इसमें करंट फ्लो कर रही, करंट की डायरेक्शन क्या है एक बार चेक करते हैं, जो दी है क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट की तरफ है, इधर से इधर की तरफ करंट जा रही आई, चेक करो देखो क्या निकल के आएगा। वापस से
इसे लिख सकते हैं VA, लिखेंगे ना VA, और यहां पर लिखेंगे तो माइनस का आपकी बार 4 लिख देते हैं, और इस वाले केस में लिखेंगे तो यहां पर लिखा जा सकता है प्लस, ये वैल्यू क्या लिखेंगे तो 4 इंटू में I2 होगा तो 2 लिख देते हैं, और इज इक्वल टू VB लिख देते हैं। तो यहां से VA माइनस VB क्या निकल के आएगा 4 माइनस 4 I2, ये 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 4 माइनस 4 I2। 4 I2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3, तो I2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3/4 एम्पियर। एक बार चेक कर लेते, देखो क्या आंसर आ रहा है, यहां पर दिया गया था I1 की वैल्यू निकल के आई है 3/4, ये देखो 3/4 निकल के आई है, ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी 7/12। I निकालना है तो लोड करंट तो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, लोड करंट की वैल्यू यहां से निकाली थी, कितनी आई थी 1/6 आई थी, तो देखो 1/6 भी मैच कर रहा है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसके आगे बढ़ते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग देखते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकल के आते हैं, वो हमें याद होने चाहिए। यहां पर ये n नंबर ऑफ हर एक रो, यहां पर जो फर्स्ट रो है इसमें n सेल जोड़े गए हैं, ठीक है, और इसमें जो यहां से नीचे तक रो जो बनाई गई हैं, ये रो हो गई, ये कॉलम जो बनाए गए हैं इसमें m कॉलम बनाए गए हैं, ऊपर से लगा करके n, ठीक है। अब अगर हमें इसका इफेक्टिव EMF लिखना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना हो, सब लिखते हैं। सबसे पहले में n नंबर ऑफ सेल लगे हैं, सबकी पोलैरिटी सेम है, तो EMF कितना बन जाएगा, बिल्कुल सही n इंटू E बनेगा। यहां पर जो लगे हैं नंबर ऑफ सेल, इनका EMF क्या बनेगा n इंटू E बनेगा, इसका भी क्या बनेगा n इंटू E बनेगा, जितने भी होंगे उन सबका EMF क्या बन जाएगा n इंटू E बनेगा। इसका मतलब है कि हम यहां पर E इफेक्टिव अगर लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं, n इंटू E लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, इसको KVL लगा के सॉल्व कर सकते हैं, वही सेम रिजल्ट आएंगे। इफेक्टिव मिल गया। अगर हम बात करते हैं पहले का जो इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, R n बार जोड़ेंगे NR मिलेगा, यहां पर भी क्या मिलेगा n इंटू R मिलेगा, यहां भी n इंटू R मिलेगा। तो NR अगर हम देखें तो पैरेलल में जुड़े हैं m टाइम्स, तो यहां से लिख सकते हैं 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पर बन जाएगा 1/NR, और ये कितनी बार है m बार, तो m डिवाइडेड बाई में n इंटू R बन जाएगा, 1/R इफेक्टिव बनेगा। जो R इफेक्टिव यहां से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, NR डिवाइडेड बाई में m लिख सकते हैं। सही है, चलो ठीक है, ये इफेक्टिव मिल गया R। अब बात करते हैं इस R के साथ में ये सीरीज में जाएगा, तो R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, NR डिवाइडेड बाई में m प्लस कैपिटल R लोड होगा यहां, तो ये R इक्विवेलेंट मिल गया, E इफेक्टिव मिल गया। तो करंट निकाल लो, इसकी कितनी आएगी, तो करंट की वैल्यू अगर लिखेंगे तो यहां लिख देते हैं I इज इक्वल टू E इफेक्टिव, तो NE है, डिवाइडेड बाई में R की वैल्यू क्या आई है, NR डिवाइडेड बाई में M प्लस R बन गई। इसको सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा, देखो इधर नए पेज पर सॉल्व करते हैं, ये रिजल्ट लिखा है, इसे बाद में भी देखते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो I की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी NE, वापस से ये m मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो इसे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं इधर, इसको पहले हम लिखेंगे m इंटू n इंटू E डिवाइडेड बाई, इधर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा स्मॉल nr प्लस mr, स्मॉल nr प्लस mr बन जाएगा। ये हमारे पास करंट निकल के आएगी। अब वापस से इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब यहां पर जो ये वैल्यू लिखी है इसको हम लोगों ने इस तरह से रिलेट किया है। कैसे लिख सकते हैं, देखो NR प्लस MR ऐसा लिखा है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, NR का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा दो, MR का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा के लिख दो, ओवरऑल वैल्यू तो वही बन जाएगी। और इसमें क्या कर देते हैं, प्लस, एक बार प्लस कर देते, एक बार माइनस कर देते। तो मान लेते हैं यहां पर माइनस किया, 2 इंटू में ये लिख सकते हैं NR, इंटू में क्या लिख सकते हैं MR, और प्लस 2 लगा लो, तो यहां पर लिख सकते हैं NR, और इंटू में लिख सकते हैं MR, 2 बार लिख दिया। अब इसको होल स्क्वायर में हम एक्सप्रेस कर लेते, तो यहां बन जाएगा NR प्लस MR, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं अभी के लिए, माइनस MR, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, इसका बन गया होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर क्या लिखेंगे, तो 2, यहां पर लिख सकते हैं NR, या फिर इसको पूरा एक साथ ही लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा, ये रूट के अंदर बन जाएगा MN R कैपिटल R,
ऐसा बनेगा, ये वही वैल्यू लिखी गई है। तो देखो अब इसको हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया इस टर्म के अंदर और यहां से रिलेट कर लिया, आई की वैल्यू मिल गई। आई की वैल्यू मिल जाएगी mne डिवाइडेड बाय में mr माइनस nr का होल स्क्वायर और ये वैल्यू। अब ये वैल्यू तो जीरो होगी नहीं। तो अगर ये वैल्यू जीरो नहीं है तो हम लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम करंट थ्रू लोड के अक्रॉस अगर हम मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा, आई के लिए ये वाली जो वैल्यू लिखी गई है ये कम होनी चाहिए। अब ये जीरो हो नहीं सकता तो इसको जीरो करवा देते हैं। तो लिख देते हैं एम आर माइनस एन आर का जो स्क्वायर रूट बनेगा इसको हम जीरो लिख देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एम आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एन आर निकल के आएगी। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो लोड निकल के आएगा एन आर डिवाइडेड बाई में एम निकल के आएगा। वापस चलो, ये है क्या, ये क्या निकल के आया था, ये तो आया था एन आर बाई एम और यहां पर एन आर बाई एम निकल के आया। इसका मतलब ये किसके बराबर है, तो आर इफेक्टिव के बराबर निकल के आया। तो ये देखो लोड की वैल्यू आर इफेक्टिव के बराबर निकल के आई इन केस ऑफ मैक्सिमम करंट। तो अगर हम लोड के अक्रॉस मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं या लोड में मैक्सिमम करंट फ्लो करना चाहती है तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि जो आर लोड लिखा जाएगा, लोड वो किसके बराबर होना चाहिए, आर इफेक्टिव के बराबर होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है इस केस में कहते हैं यहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी तो यहां पर पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होगा, पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होगा। और पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होगा, इस पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम को एक थ्योरम नाम दिया जाता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, अगर लोड की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर निकल के आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी निकल के आ रहा है आर इफेक्टिव, स्मॉल आर इफेक्टिव, अगर उसकी वैल्यू लोड के बराबर निकल के आती है इन दैट केस करंट जो होगी वो मैक्सिमम होगी लोड के अक्रॉस और वहां पर जो पावर डिलीवर की जाएगी वो मैक्सिमम पावर होगी। और इस थ्योरम को क्या कहा जाता है, पावर डिलीवर्ड जो मैक्सिमम होती है इसे कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है उस केस में लोड के अक्रॉस, याद रखेंगे। तो ये होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग का केस। यहां पर इसको हम लोग अपनी तरह से कैसे रीअरेंज करके इक्वेशन बनाते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। अगर ऐसे भी मैक्सिमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, वहां से भी वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन इस केस में मैक्सिमाइज करना इजी हो जाता है। तो इस मिक्स ग्रुपिंग में याद रखेंगे आर इफेक्टिव ऐसा बनेगा, आर इफेक्टिव ऐसा बनेगा। यहां पर आर इक्विवेलेंट जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, जो करंट यहां पर फ्लो करेगी कुछ ऐसी करंट फ्लो करेगी। इस करंट को मैक्सिमाइज करेंगे तो यहां पर बन के आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो लोड की वैल्यू अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होती है इन दैट केस पावर डिलीवर टू द लोड विल बी मैक्सिमम। पावर जो मैक्सिमम डिलीवर की जा सकती है उसी केस में पॉसिबल है जब आर की वैल्यू आर इफेक्टिव के बराबर हो जाती है। इसके आगे बात करते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे 100 नंबर ऑफ सेल्स लगाए गए हैं, हर एक का ईएमएफ दिया गया है 5 वोल्ट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है 100 नंबर ऑफ सेल लगाए गए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल मिक्स ग्रुपिंग में हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट फ्लो करती है किसमें, 25 ओम के अंदर। तो मैक्सिमम करंट फ्लो करे इसका मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले लिख दो आर, जो बनेगा वो क्या होगा, एन आर डिवाइडेड बाई में एम बनेगा, ये ऐसा हो गया। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहां लिख देते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ऐसा लिखा। ये थ्योरम क्या है डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी पावर पढ़ा नहीं तो हम इसको यहां पर नाम लिख के छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये केस बन गया तो अब उस केस को नाम दे दिया कि ये केस होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थ्योरम। अगर पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम होगा तो आर की वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है। अगर मान लेते हैं एन रो है, ठीक है, और एम नंबर ऑफ कॉलम लगाए गए हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल हो गए और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 100, लिख दो 100 दे रखा है। और यहां पर लोड की वैल्यू जो लिखी जाएगी एन आर बाई एम लिखी जाएगी, तो लिखो आर की वैल्यू मैक्सिमम 25, तो 25 लिख देते हैं इज इक्वल टू एन की वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू दिया ईच कंटेन नंबर ऑफ सेल, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, तो यहां 1 हो गया डिवाइडेड बाय में एम हो गया। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 25 एम आएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 25 एम इंटू एम स्क्वायर बन जाएगा, या 100 बन जाएगा। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 निकल के आएगी। देखो
तो m की वैल्यू 2 निकल के आएगी। चाहे n की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो n इज इक्वल टू, तो टोटल दिया गया है यहां पर 25 इंटू में 2 बन जाएगा 50, तो n की वैल्यू भी मिल जाएगी, m की भी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर करंट की वैल्यू निकालना चाहे तो करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो भी वैल्यू यहां से मिल जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया, मिक्स्ड ग्रुपिंग के ऊपर बेस्ड था, मैक्सिमम करंट फ्लो करवानी थी, मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यहां पर वैलिड थी। एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, हम चाहते हैं होमवर्क क्वेश्चन रहे। इन अ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल 5 रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 5 रोज हैं, 5 रोज का मतलब m इज इक्वल टू 5 हो गया। एंड ईच रोज कंटेन 10 सेल, n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 50 सेल्स हो गए कि नहीं हो गए। डायरेक्ट देखो यहां से देख सकते हैं। अब कह रहे दिस कॉम्बिनेशन सेंड्स अ करंट I थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। 20 ओम में अपनी मैक्सिमम करंट मतलब करंट शो कर रहा है, I भेज रहा है। इफ द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 1.5 इंटू 1 ओम एंड 1 ओम रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ I। हम जानते हैं I की वैल्यू क्या लिखी जाती है, I इज इक्वल टू, यहां पर अभी देखा था मिक्स्ड ग्रुपिंग के केस में क्या निकल के आया था, I की वैल्यू वो यहां लिखी है, देखो NE डिवाइडेड बाई में NR बाई M, ये क्या बनेगा NE डिवाइडेड बाई में NR बाई M बन गया था और प्लस में R लिखा गया था, यही तो था। तो I की वैल्यू कितनी बनेगी वो बतानी है, तो यहां से लिखो N की वैल्यू है 10, E की वैल्यू दे रखी है 1.5 डिवाइडेड बाई N इंटू R। N की वैल्यू कितनी है, तो 10 है, R की वैल्यू 1 दे रखी है, M की वैल्यू दे रखी है 5, प्लस में कैपिटल R दे रखा है, दैट इज 20 ओम। सॉल्व कर दो इसे, तो यहां ऊपर बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय में 5 टू 10 बनेगा, तो 222 बन जाएगा। ये 15 डिवाइडेड बाय में 22 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से इतनी वैल्यू निकल के आएगी, इतने एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। तो ये तो हो गई 68 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो करेगी। तो ये क्लास है जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया कि ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होती है, ग्रुपिंग ऑफ सेल के ऊपर अगर क्वेश्चन बेस्ड होते तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक और केस बताया था जो इंपॉर्टेंट था, दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्स। सोर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, कहा था कि वो भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हमें ग्रुपिंग आती सेल की तो हमें केवीएल केसीएल इक्वेशन कम फॉर्म करनी पड़ सकती हैं। उनको हम क्या करते हैं, कुछ को हम ग्रुप कर लेते हैं, कुछ सेलों को रखते हैं जिनको हमें नीड होती है, मतलब जो हमारे कंसिडरेशन में आ रहे होते हैं, जिन पर हम केवीएल या केसीएल अप्लाई करना चाहते हैं उनको रखते हैं, बाकियों को ग्रुप कर देते हैं, तो वहां पर केवीएल केसीएल की इक्वेशन थोड़ी कम बनती है। तो इस केस में ग्रुपिंग हमें आनी चाहिए। तो ग्रुपिंग में हम लोगों ने सारी चीजों को डिस्कस किया। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, यहां पर ये सीरीज ग्रुपिंग पढ़ी, पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ी, मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ी, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकाले, यहां पर कैसे निकल के आता है ओवरऑल वैल्यू वो भी निकाली, केवीएल से भी निकाल के सॉल्व किया इसे। यहां पर एक नोट पॉइंट था कि अगर टोटल नंबर ऑफ सेल n दिए गए हो और उसमें से m नंबर ऑफ सेल रिवर्स कर दिया जाए उनकी पोलैरिटी, तो उनका ईएमएफ लिखा जाता है n-2 इंटू में m लिखा जाता है, इंटू ई लिखते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने यहां पर देखा ये केस बन गया, साथ में यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और साथ में ये फार्मूला जो यहां पर इंपॉर्टेंट एक निकल के आया, ये ऐसा फार्मूला है। इफेक्टिव लिखा जाता है पैरेलल के केस में अगर ईएमएफ अलग दिया गया हो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग दिया गया हो, तो ये फार्मूला वैलिड रहेगा। और यहां पर एक फार्मूला और बताया था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या रिलेशन होता है, आई थिंक ये भी पता होगा। तो ये क्लास थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि ग्रुपिंग ऑफ सेल कैसे करवाई जाती है, उस पर कौन कौन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग सेपरेट टॉपिक डील करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, साथ में यहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम थी उसको भी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नोडल एनालिसिस के साथ। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं